स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने किया था पिछले लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी एप्लीकेशंस, और आज लास्ट टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें दो लॉ हैं आपके। फर्स्ट लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस तरह से हमने एप्लीकेशंस में बताया था उसी तरह अब माइकल फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, एक इलेक्ट्रोलाइट की टैंक लेके उसमें इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने डाल दिया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को डिप किया, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हमने जो एप्लीकेशन की थी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो प्लेटिंग, सभी में हमने देखा था कि कैथोड के ऊपर जो कुछ मास जाके जमा हो जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट का के अंदर से या एनोड के अंदर से। एनोड का जो है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कॉपर का हमने किया था, कॉपर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे ये जो आयंस है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कॉपर की फॉर्म में इस कैथोड पे जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इस कॉपर का कितना मास जमा होता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक करंट से और टाइम से क्या कनेक्शन है, वो इन्होंने माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बताया कि मास ऑफ द सब्सटेंस deposited on the cathode or electrode is directly proportional to the amount of इलेक्ट्रिसिटी पास मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, कितना मास डिपॉजिट होता है जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर, कितना मास जमा होता है किसी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास कर रहे हैं इसके अंदर से, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मास जमा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द मास डिपॉजिटेड W ग्राम, amount of electricity equal to Q coulomb। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। Q हमने मान लिया ये है I इंटू T। I यहाँ पर है करंट और T यहाँ है करंट है एम्पियर में, और टाइम है सेकंड में। तो क्यों की तरह हम लिख सकते हैं IT, यहाँ तक सुन मैं। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये हमने लिख दिया Z इंटू आई इंटू टी। Z क्या है, प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट है Z, प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट है।
जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। Z क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इफ I is equal to 1 एम्पियर, T is equal to 1 सेकेंड, तो दोनों की वैल्यू अगर 1 हो तो हम क्या लिखेंगे? W is equal to Z into 1 into 1, तो हम लिख सकते हैं W is equal to Z। तो Z क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम अब डिफाइन करेंगे। ये क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। तो Z की डेफिनेशन क्या होगी कि जब 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, उस दौरान जितना मास इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z may be defined as the mass of the substance deposited at an electrode when 1 ampere of current is passed for 1 second। ठीक है, ये तो था फैराडेज फर्स्ट लॉ। उसके बाद है सेकंड लॉ। इसी से हम दूसरा लॉ जो है वो समझेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। सेकेंड लॉ में माइकल फैराडे ने क्या किया? दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिए, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में लिए और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये मान लो उन्होंने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये मान लो उन्होंने लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। तो उन्होंने क्या बताया कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को के अंदर से, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो मास डिपॉजिट होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? when two different electrolytic solutions are connected in series and the same amount of
electricity is passed through them, the mass of the substances is directly proportional to their equivalent rates. जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास जमा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इक्विवेलेंट वेट के। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, ये सॉल्यूशन 1 था, फर्स्ट में हमने किया था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, सॉरी Q, तो हमने यहाँ मान लिया W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड के लिए हमने मान लिया W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और हमने क्या यहाँ पे हमने W इक्वल टू ये लिखा है W इक्वल टू Z, और अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। तो हम इसको लिख सकते हैं W1 और W2 इक्वल टू E1 और E2, और W1 और W2 इक्वल टू Z1 और Z2। तो ये हमारा आ गया सेकंड। ये आपने लिखना है सेकंड। ये फर्स्ट से ही लिखा जाएगा, W2 था, W1 Q1 एक सॉल्यूशन के लिए, दूसरे सॉल्यूशन के लिए W2 Q। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के, तो E1 और E2, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, E1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो हमने यहाँ W को किसके इक्वल निकाला था? Z के बराबर। W1 Z1 इक्वल टू Z1, W2 इक्वल टू Z2 यहाँ से निकाल सकते हैं, और हमें ये इक्वेशन मिलती है। ये तो था थर्ड डे सेकंड ला। इसके साथ ही आपका सेकंड असेसमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ। अब आप सभी को ये तीनों चैप्टर जो सेकंड असेसमेंट में आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।